everyone, here I'm back with a video lecture और आज हमने डिस्कस करना है क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस ऑर्गेनोमिक्स में बेसिकली है क्या। ठीक है, सो हमने इसकी लास्ट ब्रीफ समरी हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि हम क्लाइंट थेरेपिस्ट एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। बेसिकली इसके पीछे सिंपल यही है कि कोलैबोरेटिव अलायंस होती है हमारे पास बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, जो अपनी स्किल्स को कंबाइन यूज करते हैं, स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं, जो रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसोर्सेज उसकी कम है तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है, उसके पास रिसोर्सेज एक नॉर्मल अमाउंट की है तो हमने उनको कैसे मैनेज करना है, और अगर ज्यादा है तो हमने उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो रिसोर्सेज कैसी हैं, फिर हम उनको हेल्प आउट करते हैं इन सारी चीजों को कंबाइन करने में विद क्लाइंट्स, विद द हेल्प ऑफ एज अ थेरेपिस्ट, एज अ विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट्स वी कैन मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर हम एट द एंड उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी रिटर्न टू वर्क वाली जो पोजीशन थी उसमें वापस जा सके। ठीक है, लेकिन मेजर यहाँ पे बात ये थी कि क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस की बेसिकली बैक साइड पे थी क्या। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बेसिकली क्या करता है कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हम क्लाइंट्स के साथ डिसीजन मेकिंग कैसे करें, फिर हम साथ उसके साथ लाइक क्लाइंट्स को रिस्पेक्ट देके उनके साथ उनको इन्वॉल्व करते हैं हम किसी भी डिसीजन मेकिंग में। फिर हम उनसे मीटिंग्स करते हैं, उनकी नीड्स की रिक्वायरमेंट्स उनकी सारी चीजें पूछते हैं, फिर हम एक्नॉलेज करते हैं उस चीज को, फिर हम एक्सपीरियंस या नॉलेज में लेके आते हैं, फिर सारी वहां पे डिजाइनिंग करते हैं जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास जो सबसे पहली चीज थी वो ये थी कि क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस थी क्या हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली हम चाह रहे थे कि हमारे पास हम उनको इन्वॉल्व करें उस डिसीजन मेकिंग में, हम क्लाइंट के इन्वॉल्व करें। बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट थेरेपिस्ट के साथ होनी चाहिए। मतलब पेशेंट है जैसे आपके पास, अगर क्लाइंट वो आपका पेशेंट है तो अगर आप दोनों मिलके कैसे एक कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हो ताकि वो अपने जब ऑक्यूपेशनल काम में या किसी काम में जाता है, जब वो काम करता है तो वो उसमें काम कैसे कर सकता है और कितना रिड्यूस कर सकता है वो अपनी पेन को, अपने सिम्टम्स की इंटेंसिटी को। ठीक है, सो मेजरली यहाँ पे थेरेपिस्ट का काम ये था। ठीक है, अब उन्होंने कहा क्लाइंट्स आपके कोई भी हो सकते हैं, क्लाइंट्स आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, क्लाइंट्स आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, एजेंसीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है हमारे पास, फिर आपके पास सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें फैमिलीज वगैरह का बात की है, फिर हमारे पास बिजनेसेस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कम्युनिटीज हो सकती है। ठीक है, सो मेजरली सारा फोकस जो था वो एक क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस पे है कि आपने क्लाइंट्स की नीड का पता होना चाहिए, और क्लाइंट्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल इट सेल्फ हो सकता है, ग्रुप्स हो सकते हैं, एजेंसीज हो सकती है, बिजनेसेस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कम्युनिटीज हो सकती है, बेसिकली सारी चीजें। ठीक है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस की बेसिकली डेफिनेशन आ गई है। ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को उन्होंने कहा है, रेफर करते हैं कि एक एबिलिटी होती है कि आप चूज कैसे करते हो, ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, फिर परफॉर्म कैसे करते हो एक मीनिंगफुल मैनर में किसी ऑक्यूपेशन के अंदर। ठीक है, सो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह की होनी चाहिए, आप उसको पहले चूज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर एक परफॉर्मेंस एक प्रॉपर मीनिंगफुल कैसी होनी चाहिए उसको परफॉर्म करके आप एट द एंड करते हो, क्या कहते हैं उसको, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस। प्लस इसमें एक और चीज ऐड होती है, वो ये है कि अपने आप को भी लुक आफ्टर करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी एज। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने ऑक्यूपेशन के ऊपर फोकस रखना है, बल्कि आपने अपनी नीड्स पे फोकस करना, लाइक वन सेल्फ अपना फोकस होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने इंजॉय करनी है लाइफ, लाइक आपने उसको गाइड करना है कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ में इंजॉय करनी है, फिर आपने किस तरह से सोशली कंट्रीब्यूट करना है, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करना है। ये सारी चीजें आपने बेसिकली ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में दिखनी होती है। ठीक है, ये ना हो कि वो सारा काम लाइक ऑफिस में सारा टाइम काम कर रहे हैं और उनकी ना कोई सोशल लाइफ है, ना कोई इकोनॉमिक लाइफ है, ना कुछ भी नहीं है, उनको अपनी हेल्थ की कोई इश्यूज का पता नहीं है, वो अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। तो आपने इन चीजों को भी डिफाइन करना होता है, इन चीजों के लिए भी अवेयरनेस देनी होती है कि नहीं, आपने बैलेंस बेसिकली हर चीज को रखना है। ठीक है, सो बैलेंस हर चीज को रखने के लिए आपके पास ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास आई है, ये थी सेकेंड,
अच्छा, अब हमारे पास ये है कि बेसिकली आपके पास गोल जो आप अचीव करना चाहते हो, जो हम जिन गोल्स की हमने पहले बात की, जो स्किल स्ट्रेंथ रिसोर्सेज के साथ हेल्पफुल करके हम गोल्स अचीव करेंगे, वो गोल्स मेजरली हैं क्या कि आप एक तो परफॉर्मेंस एनहांस होनी चाहिए आपकी, ठीक है, फिर हेल्थ होनी चाहिए आपकी अच्छी, फिर वेलबींग भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेजरली हेल्थ एंड वेलबींग और ऑक्यूपेशनल एनहांसमेंट या परफॉर्मेंस जो है ना, मतलब ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस की जो डेफिनेशन है ना, उस पूरे पे उतरना चाहिए, ठीक है। प्लस हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेलबींग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ लेकिन आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आप इकोनॉमिकली सोशली भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, मतलब आप सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहे हो हर चीज को विद द ऑक्यूपेशन एज वेल, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ चीजें बात की, जैसे बिजनेसेस जो हैं वो बेसिकली आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली बिजनेसेस जो हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को ऐसे यूज करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ऐड करते हैं, सेफ्टी और प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली वो प्रमोट करते हैं। बिजनेसेस में ज्यादातर ये होता है कि जो बिजनेस मैन है ना, सही प्रॉपर, ठीक है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही हर चीज को प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लेता है। विद दैट उसने सारी चीजें का मेजर्स लिया, लाइक बैक पेन के लिए उसने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चेयर्स डिजाइन करवाई, टेबल्स डिजाइन करवाए कि लाइक आप जितना हो सकता है बैक पेन रिड्यूस कर सकते हो, और मैक्सिमम एक स्टैंडर्डाइज बेसिकली ये एक चीज जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो सेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, उस बेस पे आप लगवाते हो कि आपके चेयर का इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, आपके पास बेसिकली टेबल का इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। सेकेंड थिंग, वर्कर्स की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वर्कर की एज को ऑप्टिमाइज करता है बेसिकली, अगर आप करना चाहते हो ना प्रॉपरली कि किस तरह से हम वर्कर्स एजिड होते जा रहे हैं, तो आप किस तरह से उनकी नीड्स को कर सको। हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में इतना ज्यादा नहीं होता ये कि वर्कर्स की रिक्वायरमेंट देखी जाए, बेसिकली बस उनसे काम ही ले रहे होते हैं, ठीक है। सो वर्कर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपने वो भी देखनी है, फिर उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट के साथ आपने हर चीज को रीडिजाइन करना होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके जो उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है, ताकि वो पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। बेशक वो कितना ज्यादा एजिड होता जा रहा है, 50 हो रहा है, 40 हो रहा है अबव, तो वो अपनी इजिली इस तरह से करते हैं। तो हम इक्विपमेंट्स को रीडिजाइन करते हैं विद टाइम, सारी चीजों को रीडिजाइन करने के बाद हम फिर बेसिकली ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवा रहे थे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो एक बंदा है, उसको बैक पेन हो रहा है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर सक रहा जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिले हैं, या जो मुझे मेरी कंपनी ने टास्क दिए मैं परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बैक पेन इतनी ज्यादा है, पेन की वजह से मेरी सारा परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है। सो मेजरली उसने ये बात की आपको कि उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, कि उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होने की वजह क्या थी, बेसिकली बैक पेन थी, ठीक है। सो आप इसको पहले सबसे पहले देखते हो कि ये इंडिविजुअल लेवल पे, फिर एक बड़े लेवल पे देखोगे तो वो एक इन्वायरमेंट, अगर आपका रूम का इन्वायरमेंट टेम्परेचर अच्छा नहीं है, हॉट और कोल्ड का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, अगर सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी आ रही है अंदर कमरे में, या हॉट इन्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा क्योंकि उसकी डिजाइनिंग ऐसे हुई हुई है, या वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है जो हीटिंग इक्विपमेंट्स है या जो कूलिंग इक्विपमेंट्स है, तो वहाँ पे भी इशू होता है काफी ज्यादा परफॉर्मेंस लेवल पे, क्योंकि पेन्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है, विद द कोल्ड टेम्परेचर, विद द हॉट एनवायरनमेंट, हर चीज में डिफरेंस आता है कि कुछ में टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, कुछ में पेन्स ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, इस तरह से डिफरेंट तरीके से आता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा एब्सेंटीज का रेट भी ज्यादा हो जाता है कि एब्सेंट लोग ज्यादा होने लग जाते हैं, ये भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। कंप्यूटर, अगर हमारे पास मैनुअल वर्कर के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, लैक ऑफ कंप्यूटर है, तो वहां पे भी इशू आ रहा है। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उनको पता ही नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजीज नहीं बनी हुई, तो ये प्रॉब्लम्स आपको ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं मेजरली, क्योंकि हमारे एरियाज में तो बिल्कुल ही यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो आपको किसी भी बिजनेसेस या इनमें जाके प्रॉपरली अवेयरनेस देनी पड़ती है, अवेयरनेस प्रोटोकॉल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तब जाके एज अ थेरेपिस्ट आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें होंगी, जैसे उन्होंने कहा कि हम असिस्ट करते हैं ओवरऑल प्रोसेस को, फिर एक्सटर्नल एजेंसीज काम करती हैं, वहां पे आपको हेल्प आउट करती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, फिर एट दी एंड आप सेफ्टी मेजर्स किस तरह से लिए जा सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, आप उन पे काम करते हैं, ठीक है। ये एक मेजर सी सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना बेसिकली किस किस तरह से काम कर रही थी, ठीक है।
इसकी इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली सारी जो चीजें है ना वो आपको बता दें कि बेसिकली हमारा लिटरेचर जो है ना वो ये कहता है, करंट लिटरेचर ये कहता है कि हमारे पास 9 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें एक बेसिकली कंसीडर करने चाहिए जब हम एक पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, या आप क्लाइंट सेंटर जिसकी बात कर रहे हो वहां पे हमें कुछ स्पेसिफिक 9 रूल्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है। वो इस टेबल में, ठीक है, बॉक्स नंबर 2.1 में बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस है, जो लिटरेचर रिसेंट लिटरेचर ने ये 9 रूल्स बनाए हैं, ये 9 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहला यही है कि आप पार्टिसिपेशन और पार्टनरिंग थ्रू आउट द प्रोसेस देखते हो कि आप उसको इंक्रीज कराते हो, उसको अच्छा तरीके से करते हो, जो आपकी बेसिकली दोनों की पार्टनरिंग या पार्टिसिपेशन है, चाहे क्लाइंट की बिजनेस के साथ, क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सॉरी थेरापिस्ट की क्लाइंट्स के साथ है मेजरली, ठीक है। अब वो क्लाइंट आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। विद दैट आप रिस्पेक्ट करते हो, इनेबल करते हो वर्कर्स को, उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी नॉलेज करते हो, सारी चीजें उनकी एक्नॉलेज करने के बाद फिर आप उसको नॉलेज में लाते हो, फिर आप उस तरह से डिजाइन करता है कमेंट्स को, ठीक है। थर्ड वन वाज द फोकसिंग, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप्स को, ये हम लास्ट में डिस्कस करके हम यानी देखेंगे पर्सन का एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन के साथ, तीनों का कंबाइंड रिलेशनशिप कैसे फोकस हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है फोर्थ, एड्रेस करते हैं फिजिकल कंफर्ट को, ठीक है। हम इमोशनल सपोर्ट को क्लाइंट्स को किस तरह से देना है, फिजिकल कंफर्ट उनका देखना है, सारी चीजें देखनी होती है कि उनकी चेयर कैसे है, उनका टेबल कैसे है, सारी चीजें। फिर हम करते हैं ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, हम नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, और बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होती है, डिटेल्ड कम्युनिकेशन होती है, ताकि आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है, उनके बेसिकली रिसोर्सेज कितनी है, ताकि हम उन सबको अरेंज करके एक प्लान क्रिएट कर सके। फिर स्टैब्लिश करते हैं एक शेयर्ड विजन ऑर्गेनोमिक मैनेजमेंट पे कि हम किस तरह से हमारा विजन होगा, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और किस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया जा सकता है, ठीक है। फिर शेयर करते हैं रियलिस्टिक गोल्स वर्किंग पार्टीज के बीच में कि हमारे पास अब यहाँ पे गोल्स जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, जैसे हमने गोल्स की बात की ना कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करानी है, तो वो कैसे इंक्रीज आएगी, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी, पेशेंट की हेल्थ, सॉरी क्लाइंट्स की हेल्थ खराब ना हो, मतलब वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, इंजरीज के चांसेस ना इंक्रीज हो, ये सारी चीजें प्रिवेंट करनी होती है, ठीक है। फिर आप क्रिएट करते हो अपॉर्चुनिटीज के वो वर्क प्लेस पार्टीज में एंगेज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली जो उनके अब इश्यूज आ रहे हैं एज अ पर्सन, ठीक है, आप उस पर भी काम करते हो कि आप वर्कर की नीड्स के अकॉर्डिंग भी समटाइम्स आप पूछते हो कि जाके डिटेल्स में कि आप किस तरह से है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, बेसिकली ये सारी चीजें आती हैं। इसमें भी बेसिकली आप क्लाइंट्स को इन्वॉल्व करके तब काम करते हो। फिर आप फ्लेक्सिबल और इंडिविजुअलाइज्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी अप्रोच लेते हो, और फिर उसको इंश्योर करते हो कि हाँ अब ये हमने अप्रोच ली है और इस तरह से इसको मैनेज करना है, इस तरह से एक डिजाइन होने चाहिए, इस तरह से, और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना के इनको दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ इनकी ये बेसिस है, अब आपने इस तरह से इस डायरेक्शन में काम करना है, और एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में ये सारी चीजें प्रेजेंट कर दी जाती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चीज समझ नहीं आई तो हम कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम केस स्टडी को भी डिस्कस करेंगे, एन्चेंटिंग को, फिर हम अलग अलग इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।